चलिए बेटा, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस method, bar graph, double bar graph और pie chart. Also we have learned to circular chart. After that the next जो आपका चार्ट है to represent the data, it is tally mark. क्या है ये? tally mark से. तो tally mark होते क्या है? The representation of information by using vertical lines is called tally marks. ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप वर्टिकल लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल या एक डायगोनल लाइन के थ्रू जब रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टेली मार्क्स कहते हैं. वेयर आफ्टर ईच 4 लाइन, हर 4 लाइन के बाद क्या होता है? द फिफ्थ वन इज द डायगोनल ओवर 4. ठीक है, जो फिफ्थ वन होती है वो प्रीवियस चारों लाइन के ऊपर क्या होती है? डायगोनल. देखो बेटा ऐसे है ना. एंड इट काउंट एज द 5 नंबर. अगर आपको टेली मार्किंग में काउंटिंग करनी है तो फर्स्ट लाइन है तो उसे आप 1 लिखेंगे. इफ 2 लाइन्स आर देयर तो आप 2 लिखेंगे. 3 लाइन्स है 1 2 3 तो हम 3 लिखते हैं. 1 2 3 4 को हम क्या रीड करेंगे? 4. अगर आपको 5 बताना है तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5. इसको हम क्या कहेंगे? 5. सपोज हमें लिखना है 7, तो 7 क्या होता है? 7 इज इक्वल टू होता है 5 प्लस 2. यही होता है ना. तो हम टेली मार्क्स में कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 2 ये लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर हुआ आपके लिए? सपोज आपको 10 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. समझ में आ रहा है आपके लिए? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को समझने के लिए फर्स्ट व्हाट वी हैव टू लर्न, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स. फ्रीक्वेंसी बताती है कि कितने बार कोई एक पर्टिकुलर एंट्री रिपीट हुई है या यूज हुई है ना, या कितनी बार कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट हुआ है. फॉर एग्जांपल जैसे सपोज एक सीरीज है, एक सीरीज में एक स्टूडेंट है, उसे 10 मंथ में जो मैथ्स है उसमें जो मार्किंग मिली है वो इस तरीके से है 10 25 5 10 25 25 10 1 2 3 4 5 6 7 10 11 और 10. अब देखो 10 मंथ हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 मंथ में 10 महीनों में उस बच्चे का जो मैथ्स का रिकॉर्ड है वो स्कोर इस तरीके से है. तो आपको पता करना है कि सबसे ज़्यादा उसे कौन से मार्क्स मिले हैं. तो इसको अगर हम काउंट करें, ये हो गया 1 2 3 4 5. तो 10 मिला है 5 टाइम्स. 25 है 1 2 3. ठीक है, 25 कितने बार मिला है उसे? 3 टाइम. 5 मिला है उसको 1 टाइम और 11 भी मिला है कितने टाइम? 1 टाइम. तो अगर हम इसकी टेली मार्किंग करेंगे तो 10 का होगा 1 2 3 4 5. 25 का 1 2 3 और 5 1 टाइम है तो केवल 1 मार्क बनाएंगे आप. 11 1 टाइम है तो केवल एक टेली मार्क का जो हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे. तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में आ रहा है ना कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है? द नंबर इट इज 10. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी बताती है कि जो पर्टिकुलर एंट्री है वो कितने टाइम रिपीट हुई है या कितने टाइम अकर हुई है, यानी आई हुई है, यूज की हुई है. क्लियर हुआ आपको? तो अब ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी की बात. अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्लियर हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको शो करना या रिप्रेजेंट करना, और टेबल मतलब एक टेबुलर फॉर्मेट में. ठीक है, तो एक ऐसी टेबल, सच टाइप ऑफ टेबल जो क्या करती है? दैट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एंट्री ऑकर्स. ठीक है, किसी भी एक ऐसी एंट्री के बारे में बताती है जिसमें पर्टिकुलर चीजें कितनी बार आई हुई हैं. समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर हम एक टेबल ड्रॉ कर ले, ठीक है, एक टेबल हमने ड्रॉ की हुई है जिसमें क्या है? यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पर हो गया टेली मार्क और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो देखो सब्जेक्ट क्या है? सपोज एक टेस्ट ऑकर है, आपका टेस्ट है, ये किसका था? मैथ का है, आर्ट का हुआ और साइंस का हुआ. तो मैथ, आर्ट और साइंस में, मैथ्स में कितने स्टूडेंट आए? मैथ्स में सपोज 6 स्टूडेंट थे, आर्ट में 5 थे, साइंस में 7 स्टूडेंट थे. तो टेली मार्क के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4. फिफ्थ बार डायगोनल होती है, याद रखिएगा. ये हुआ 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 और 7. तो हमने क्या किया कि जो हमारे 3 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट का हमें एक टेस्ट का रिकॉर्ड बताना था कि कितने स्टूडेंट्स ने उनमें पार्टिसिपेट किया, कितने स्टूडेंट्स ने, कितने विद्यार्थियों ने टेस्ट को
अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो आपने बता दिया कि जो मैथ था वो 6 स्टूडेंट्स ने, 8 था उसमें 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 7 स्टूडेंट्स थे जो प्रेजेंट रहे। समझ में आया आपके लिए? और इसको हमने टेलीमार्क के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक ऐसी टेबल जिसमें सारी एंट्रीज को किसके थ्रू, टेलीमार्क के थ्रू दिखाया जाता है या फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है उसमें, तो ऐसा टेबुलर फॉर्मेट क्या कहलाता है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिए इसे जल्दी से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ बार डायग्राम। देखो आपको देखने में ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल बार ग्राफ जैसे ही लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो बार ग्राफ में जो बार्स हमारे बनते थे वो कैसे रहते थे, सेपरेट होते थे। ईच टू बार, ठीक है, बिटवीन ईच टू बार देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिफरेंस। हर दो बार के बीच में कैसी थी, एग्जैक्ट या प्रॉपर कैसी थी, डिस्टेंस होती थी, बीच में दूरी होती थी। दूरी सारे बारों के लिए कैसी होती थी, इट इज इक्वल फॉर ऑल द बार्स। लेकिन अगर हम हिस्टोग्राम को देख रहे हैं तो हिस्टोग्राम में आप देख रहे हैं सारे बार्स कैसे एक दूसरे से ज्वाइंट है, टच है, ठीक है। तो हम आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ अ बार डायग्राम वेयर क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पर क्या शो होते हैं, क्लास इंटरवल शो होते हैं, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द बार शुड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, और जो बार की हाइट होती है ये क्या होती है, क्लास इंटरवल की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 20 से 25 तक कितने स्टूडेंट है, 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 25 से 30 तक ये मार्क्स हैं ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्या शो हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर हम मार्क्स शो कर रहे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कहलाता है दिस इज नोन एज द क्लास इंटरवल। इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। समझ में आ रहा है आपके लिए? और ये जो जिगजैग लाइन है, ये लाइन शो करती है दैट द नंबर बिटवीन 0 एंड 20 वी आर नॉट गोइंग टू शो, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ पर 0 से 20 तक के जो नंबर्स है वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 20 से 25 या 20 से 45 तक के नंबर्स ही यहाँ पर लेने हैं। क्लियर हुआ आपको? तो हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, एक स्पेशल टाइप का बार ग्राफ कह सकते हैं। It's a very special type of bar graph where the bars are joined together. बार कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। The information is given in the terms of class interval. इंटरवल इंफॉर्मेशन क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी जाती है। और जो इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या शो करती है, हाइट ऑफ द बार। बार की हाइट उसको क्या करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है आपके लिए? 20 से 25 का मतलब हुआ कि 20, 21, 22, 23 और 24 ये पूरे नंबर, ठीक है। तो जहां पर 20 भी नंबर मिले हो बच्चे को या फिर 24 भी मिले हो, वो किस ग्रुप में आएंगे, 20 से लेकर 25 तक के क्लास इंटरवल में आएंगे। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास मार्क और क्लास इंटरवल, ठीक है। और क्लास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी क्या होती है, ये भी हम समझेंगे अभी। नेक्स्ट जो हमें समझने वाली टर्म थी, बिकॉज इन हिस्टोग्राम वी हैव लर्नड अबाउट द क्लास इंटरवल, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लास इंटरवल। देखो क्या होता है बेटा, व्हेन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा आपके पास डेटा है, तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम स्कूल के लिए कर रहे हैं, सो फॉर टीचर व्हाट वी हैव टू डू, अगर 12 तक स्कूल में क्लासेस हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले किंडरगार्टन बना दिया, जहाँ पर नर्सरी से लेके कैसे KG 2 तक की क्लासेस रहती हैं। उसके बाद हमने क्या बना दिया, किंडरगार्टन के बाद क्या बना दिया, दूसरा जो सेकंड चीज होती है, हमने प्राइमरी सेक्शन बना दिया। प्राइमरी सेक्शन में क्या होता है, प्राइमरी सेक्शन में 1st to 5th तक की क्लासेस होती हैं। उसके बाद आपने क्या बना दिया, मिडिल सेक्शन बना दिया। मिडिल सेक्शन में क्या होता है, आपका 6 से लेके 8 तक की क्लासेस होती है। आफ्टर दैट क्या हुआ, हाई स्कूल बना दिया। तो हाई स्कूल में क्या होता है आपका, जो 9th होती है, 10th होता है, वो क्लासेस हो जाती है ना। हाई सेकेंडरी स्कूल बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका हमने क्या कर दिया कि बहुत सारी 12 क्लासेस थी आपकी, तो उन 12 क्लासेस को अलॉन्ग विद 3 क्लासेस थी जो आपकी जूनियर वेरी जूनियर क्लासेस होती है, किंडरगार्टन कहते हैं जिसे। तो इतने सारे डेटे को हमने किसमें 4 कैटेगरीज में क्या कर दिया, ग्रुप्ड कर दिया। तो हमें ग्रुपिंग कब जरूरी होती है, जब हमें बहुत सारे अमाउंट को या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अब इतना सारा डेटा रिप्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू ग्रुपिंग द डेटा। हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ जाती है कि डेटा को हम क्या कर लें, ग्रुप कर लें, उसको ग्रुप में अरेंज कर लें। और दिस ग्रुपिंग ऑफ द डेटा इज नोन एज द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, द ग्रुपिंग ऑफ द डेटा व्हेन, ठीक है, इफ वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा देन व्हाट वी डू, we need to rearrange the data,
वी नीड टू मेक द ग्रुप ऑफ द डेटा, हमें डेटा की ग्रुपिंग करने की जरूरत होती है और इस ग्रुपिंग को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट द क्लास इंटरवल, हम इसे क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे लिए एक एग्जांपल तो आपको क्लास का, ये क्लास इंटरवल का दे दिया। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे सपोज आपको बताना है कि 20 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, ठीक है, आपका टेस्ट हुआ जिसमें 20 मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स आर 20, तो हम क्या करेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे स्टूडेंट्स को कि 1 से 5 तक के मार्क्स एक बच्चे के लिए, ठीक है, कि 1 से 5 तक के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं, 6 से 10 तक के मार्क्स कितने होंगे, 11 से 15 तक के मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, और 16 से 20 तक के मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या कहला रहे हैं, आपके क्लास इंटरवल कहलाते हैं। क्लास इंटरवल क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रुपिंग ऑफ द डेटा, 1 से 5 तक के मार्क्स हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 और 5, या 6 से 10 तक के मार्क्स की बात की जा रही है तो 6 7 8 9 10, तो ग्रुप किया ना हमने डेटा को, नंबर्स को ग्रुपिंग कर लिया, तो ये क्या हो गया, आपकी क्लास इंटरवल्स हो गए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप किसी भी क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं तो व्हाट हैपन, कभी भी, ठीक है, कोई भी दो नंबर या जो लिमिट होती है ग्रुप की वो ओवरलैप नहीं करती एक दूसरे को। अगर ये 1 और 5 है तो यहाँ पर 6 या 5 के बाद आने वाला है नेक्स्ट नंबर होगा कोई भी, ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा 5 नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ आपके लिए? अब देखो यहाँ पर जो 1 है या ये 6 है, ये क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, क्योंकि 1 5 से कैसा है, छोटा है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। 5 10 15 20 ये कौन सी लिमिट कहलाएगी, अपर लिमिट ऑफ द क्लास। कौन सी लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट ऑफ द क्लास। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम 5 - 1 करें या 10 - 6 करें तो हमें कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर 15 - 11 भी करें तो हमें कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइज ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास। ये क्या कहलाता है, विड्थ ऑफ द क्लास, या इसी को बोलेंगे साइज ऑफ द क्लास। क्लास की साइज है, क्लास की विड्थ, यही कहलाता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी गिवन ग्रुप डेटा में, दिए गए ग्रुप डेटा में या क्लास इंटरवल्स में क्या होता है, हमेशा जो विड्थ होती है मींस द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा कैसा आता है, इक्वल आता है। मींस जितने भी क्लास इंटरवल्स आएंगे उन सभी की साइज कैसी होगी या उनकी विड्थ कैसी होगी, विड्थ हमेशा इक्वल ही होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें से अगर अपर लिमिट में से इसको माइनस करेंगे लोअर लिमिट को तो हमें क्लास की साइज मिल जाएगी। और अगर 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 हम क्या करते हैं, 1 + 5 / 2 करते हैं तो ये कितना हुआ, 1 + 5 हुआ 6/2, इट इज 3, ठीक है। या फिर 10 + 6/2 करते हैं तो कितना होगा, 16/2, इट इज 8। तो ये क्या कहलाएगा, क्लास मार्क। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या कहेंगे, क्लास मार्क कहेंगे। समझ में आ रहा है? क्लास की विड्थ या क्लास की साइज और क्लास मार्क एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आपको? अब आप एग्जांपल के थ्रू समझ के और ये डेफिनेशन को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप हिस्टोग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आफ्टर द प्रीवियस टॉपिक, ठीक है, जो हमने पहले जस्ट टॉपिक पढ़ा उसके बाद क्लास इंटरवल पढ़ा। अब अगर हम आपसे पूछें कि सपोज आज आसमान में बादल से दिख रहे हैं तो क्या आज बारिश हो सकती है, व्हाट विल यू से? आप कहोगे, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हो सकती है, तो कुछ कहेंगे नहीं भी हो सकती है ना, और कुछ बच्चे कह सकते हैं 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत समय होता है ना, बहुत बार होता है कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते हैं, लेकिन आप सर्टेन नहीं होते हो, आप श्योर नहीं होते उस चीज को लेके, तो आप क्या बताते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज या संभावना, क्या बताते हो, संभावनाएं बताते हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वही संभावनाएं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज अगर हमें प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है तो प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी कह सकते हो आप, नंबर ऑफ आउटकम्स that make an event upon total number of experiment या फिर
टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या इवेंट। देखिए, अगर हमें प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज की पॉसिबिलिटीज की संभावना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनका टोटल नंबर। ये सिंपली आपको डिफाइन करना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी मींस संभावना होती है ना। इट इज नॉट फिक्स, हमेशा कैसे रहती है? ये फिक्स नहीं होती है। बट हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी? वी यूज द फॉर्मूला फॉर इट दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट हैपन्स, ठीक है, जो एक इवेंट जो हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट। क्लियर हुआ आपके लिए? आप इस फॉर्मूले को यूज करके प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपसे बोला जाए एक कॉइन है, कॉइन में क्या किया हमने? कॉइन को हमने 10 टाइम्स क्या किया हुआ है? उछाला। सिक्के को हमने 10 बार उछाला, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए। उसमें से हेड कितने टाइम्स आ सकता है? अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर दो संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज तो दो ही है, या तो हेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? टेल। अगर आपसे पूछा जाए एक कॉइन को एक ही बार उछाला है तो हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? तो आप लिखोगे इट इज 1/2। हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक डाइस की, आप लूडो खेलते हो ना, तो उस डाइस में क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि 6 कितनी बार आ सकता है, तो देखो डाइस को आप उछालोगे तो टोटल नंबर कितने हो सकते हैं? उस पर 6 नंबर रहते हैं, तो टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल आउटकम हुआ हमारा 6, और उसमें से 6 कितनी बार आता है? 6 केवल एक ही बार आता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितनी हो जाएगी? 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/6। या फिर हम डाइस के नंबर देखें 1 2 3 4 5 और 6, और पूछा जाए अगर आप एक डाइस को क्या करते हो? यूज करते हो, उसके साथ खेलते हो, तो आपको कितने टाइम्स ऑड नंबर आ सकते हैं? ऑड नंबर हमें पता है दोज आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, सच टाइप ऑफ नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। अब यहाँ देखिए 1 एक ऑड नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है, और 5 भी एक ऑड नंबर है। तो कितनी बार हमें ऑड नंबर मिल रहे हैं? हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 3, ठीक है, और टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर 6 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल इवेंट हैपन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप 6 बार डाइस को शिफ्ट कर सकते हो, उछाल सकते हो, ठीक है, और उसमें से आपको ऑड नंबर कितनी बार मिल सकता है? 3 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, और आप कह सकते हो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इट इज 1/2 ऑल्सो। आप इसे 3/6 लिखेंगे या फिर 1/2 लिखेंगे। क्लियर हुआ आपके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चलिए लिख लीजिए इसे।